बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप कई साल से अमन का नोबेल इनाम हासिल करना चाहते थे और अपनी जो गुज़श्ता सदारती इलेक्शन की मुहिम थी उसमें उन्होंने अपने आप को अमन का एक बहुत बड़ा अलंबरदार जो है उसके तौर पे पेश भी किया था। लेकिन जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के दूसरी मर्तबा सदर बने हैं, ऐसा लगता है कि वो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में नत नई जंगें छेड़ कर और एक नया रिकॉर्ड कायम करने की। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में वेनेजुएला पर हमला किया। वेनेजुएला के जो सदर हैं निकोलस मोदोरो, उनको गिरफ़्तार किया। गिरफ़्तार करके उनको हेलीकॉप्टर में बिठाकर अमेरिका लाए और न्यूयॉर्क की एक अदालत में उनको पेश भी किया है। और इसके बाद ट्रंप साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हमने वेनेजुएला पर जो हमला किया है उसके बाद वेनेजुएला जो है वो हमारे कंट्रोल में है और उसके जो तेल के ज़खायर हैं वो भी हमारी दस्तरस में आ चुके हैं। और इसके बाद पूरी दुनिया में ये बहस शुरू हो गई है कि वेनेजुएला के बाद ट्रंप का अगला टारगेट कौन सा मुल्क होगा। क्या अब वो ईरान पर हमला करेंगे, या वो कोलंबिया पर हमला करेंगे, या वो मेक्सिको पे हमला करेंगे, या वो अफ़गानिस्तान पर हमला करेंगे। और हम जो पाकिस्तान में बैठे हुए सहाफ़ी हैं और आम पाकिस्तानी हैं, हम इस सोच में गर्क हैं कि वो डोनाल्ड ट्रंप जिसको हमने 2 मरतबा अमन के नोबेल इनाम के लिए हमने नॉमिनेट किया था, वो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अगर ईरान पर हमला कर देगा या अफ़गानिस्तान पर हमला कर देगा तो फिर पाकिस्तान जो है उसकी पॉलिसी क्या होनी चाहिए। तो जो आज का प्रोग्राम है इसके शुरू में हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जब अपनी इलेक्शन कैंपेन चला रहे थे तो वो अब एक अमन के दाई के तौर पे कैसे पेश कर रहे थे। My proudest legacy will be that of a peacemaker and unifier. That's what I want to be, a peacemaker and a unifier. We will measure our success not only by the battles we win, but also by the wars that we end, and perhaps most importantly, the wars we never get into. तो डोनाल्ड ट्रंप बार बार अपनी इलेक्शन कैंपेन में यही कहते रहे कि मैं पीस मेकर के तौर पे सामने आऊँगा, और उन्होंने एक मरतबा नहीं बल्कि दर्जनों मरतबा कहा कि रूस ने जो यूक्रेन पर हमला किया है, यूक्रेन के बहुत से इलाके पे कब्ज़ा कर लिया है, मैं इस कब्ज़े को भी ख़त्म करवाऊंगा। लेकिन इसमें वो कामयाब नहीं हो सके। और अब जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने ख़ुद वेनेजुएला के सदर को गिरफ़्तार कर लिया है तो उनमें और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान जो फ़र्क है वो भी ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन हम आपको याद दिलाएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जब दूसरी मरतबा नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया मिस्र के शहर शर्म उल शेख में, तो उन्होंने क्या फरमाया था। I would say that Pakistan had nominated President Donald Trump for Nobel Peace Prize for his outstanding, extraordinary contributions to first stop war between India and Pakistan and then achieve ceasefire along with his very wonderful team. And today again I would like to nominate this great president for Nobel Peace Prize because I genuinely feel that he is the most genuine and most wonderful candidate for Peace Prize. तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने मई 2025 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो एक जंग हुई उस जंग में सीज़ फायर करवा के जनूबी एशिया में करोड़ों अफराद को तबाही से बचाया, क्योंकि पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ममालिक हैं और इसमें किसी भी वक्त एक एटमी जंग भी शुरू हो सकती थी। तो इसलिए शहबाज शरीफ साहब ने पहले उनको 2025 में जो पाकिस्तान भारत के दरमियान सीज़ फायर हुआ उसकी वजह से नॉमिनेट किया नोबेल पीस प्राइज़ के लिए। बाद में उनको गज़ा अमन प्लान का ऐलान करने पे नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है वो गज़ा अमन प्लान को आगे नहीं बढ़ा सके और उसको अनाउंस करने के कुछ अरसे के बाद उन्होंने जो वेनेजुएला में किया तो उस पर अब पूरी दुनिया में ये बहस हो रही है कि ये तो डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो दुनिया को तीसरी आलमी जंग की तरफ धकेल रहे हैं। और ख़ुद अमेरिका में उन पर बड़ी तनकीद हो रही है। वहाँ पे
मुजाहरे हो रहे हैं और अमेरिकी कांग्रेस और सेनेट के जो बहुत से अरकान हैं वो ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो वेनेजुएला में किया है ये इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी है। और इस सिलसिले में जो यूएन चार्टर है उसकी एक सेक्शन 2 की सब क्लॉज 4 है, उस पर बड़ी बात हो रही है। मैं वो पढ़ देता हूँ वो क्या कहती है। ये जो आर्टिकल 2 है यूएन चार्टर का, इसका सब क्लॉज 4 कहता है ऑल मेंबर्स शैल रिफ्रेन इन देयर इंटरनेशनल रिलेशंस फ्रॉम द थ्रेट और यूज ऑफ फोर्स अगेंस्ट द territorial integrity or political independence of any state or in any other manner inconsistent with the purposes of the United Nations। और एक अमेरिकन सेनेटर हैं बर्नी सैंडर्स, उन्होंने बड़े खुले अल्फाज में ये कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो वेनेजुएला में किया है ये इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी है। बर्नी सैंडर्स के अल्फाज उन्हीं की जुबानी सुनिए। Donald Trump has once again shown his contempt for the Constitution and the rule of law. Let's be clear. The President of the United States does not have the right to unilaterally take this country into war, even against a corrupt and brutal dictator like Maduro. तो ये डोनाल्ड ट्रंप ने पहली दफ़ा इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी नहीं की। दूसरी मरतबा अमेरिका का सदर बनने के बाद उन्होंने बहुत से ममालिक पर हमले किए। अगर हम सिर्फ पिछले एक साल का जायज़ा लें कि पिछले एक साल में डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के कौन कौन से मुल्क पर बमबारी की और कहाँ कहाँ पर उन्होंने ड्रोन स्ट्राइक्स की, कहाँ पर अपने जो जंगी जहाज़ हैं उनके ज़रिए बमबारी की, और आखिरी तो वेनेजुएला है। लेकिन इससे पहले 2024 और 2025 में वो क्या क्या करते रहे उसकी भी तफसील जो है वो काफ़ी परेशान कुन और तशवीशनाक है। और 2025 का आगाज़ जो है वो यमन से उन्होंने किया था। यमन में सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ऑपरेशन रफ राइडर के तहत जो हूसी बागी हैं उनके ठिकानों पर हमले किए, उसमें सैकड़ों अफराद मारे गए। फिर उन्होंने 2025 में एक दफ़ा नहीं कई मरतबा सोमालिया पर उन्होंने हमले किए जिनकी तादाद 111 के करीब है, और यहाँ पर भी बच्चों समेत बड़ी तादाद में आम शहरी मारे गए। फिर उन्होंने 2025 में मार्च के महीने में इराक़ के सूबे अल अंबार पर बमबारी की। 22 जून को उन्होंने ईरान पर बमबारी की। इससे पहले इसराइल जो है वो ईरान पर अटैक कर चुका था, उसमें डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल हो गए। फिर उन्होंने दिसंबर के महीने में शाम के कुछ इलाकों पर भी बमबारी की और कहा कि जी हमने दाइश के 70 ठिकानों पर हमला किया है। इसी तरह 2025 में उन्होंने नाइजेरिया में भी हमला किया और दावा किया कि उन्होंने दाइश के ख़िलाफ़ कार्रवाई की है। और फिर उसके बाद 2026 में 3 जनवरी को उन्होंने, यानी कि 2026 के पहले ही हफ्ते में उन्होंने वेनेजुएला पर हमला कर दिया है। और ये जो वेनेजुएला पर हमला है इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि जी जो वेनेजुएला के जो सदर हैं निकोलस मादुरो वो दरअसल ड्रग ट्रैफिकिंग में मुलव्वस हैं और वो नार्को टेररिज्म नेटवर्क से उनका ताल्लुक़ है। लेकिन ये नहीं बताया जा रहा कि डोनाल्ड ट्रंप को उन पर यह भी एतराज़ था कि उन्होंने ईरान के साथ बहुत करीबी ताल्लुकात बनाए थे। और जो वेनेजुएला के ये सदर हैं जिनको कि एक ऑपरेशन के ज़रिए वेनेजुएला से गिरफ़्तार करके अमेरिका लाया गया है, ये 2-3 साल पहले ईरान के दौरे पर भी गए थे और ईरान की आला क़यादत के साथ इनकी वहाँ पर मुलाकात भी हुई थी। और इससे पहले भी ये जो वेनेजुएला के सदर हैं ये 2015 में भी ईरान का दौरा कर चुके हैं। और अमेरिकी मीडिया में कुछ ऐसी भी रिपोर्टें आई हैं कि वेनेजुएला जो है उसने ईरान से ड्रोन त्यारे भी ख़रीदे हाल ही में, और इसके अलावा वेनेजुएला में ईरान को एक नेवल बेस भी फ्राहम की। तो ये सारी बातें जो हैं ये इंटरनेशनल मीडिया में आ रही हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इसका जिक्र नहीं किया। और आम तासुर ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो वेनेजुएला, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल पैदा करने वाला मुल्क है, तो इसलिए उन्होंने उसके जो तेल के ज़खायर हैं उनकी वजह से वेनेजुएला को कंट्रोल में लेने की कोशिश की है। लेकिन फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि उनकी ये कोशिश जो है ये कामयाब नहीं हुई। वेनेजुएला और ईरान का एक तकाबली जायज़ा जो है ये बड़ा ज़रूरी है। दोनों मुल्क जो हैं वो तीन वाले मुल्क हैं, लेकिन दोनों की आबादी में काफ़ी फ़र्क है। अगर हम देखें तो जो ईरान की आबादी है ये 9 करोड़ 20 लाख है, वेनेजुएला की आबादी 2 करोड़ 90 लाख है। ईरान की जो फ़ौजी ताकत है उसके पास 6 लाख से ज़्यादा
फ़ौजी हैं, एक आर्मी है उनके पास, 3,50,000 रिज़र्व एहलकार हैं, 300 हेलीकॉप्टर्स हैं, फिर उनके पास बड़ी तादाद में लड़ाका त्यारे हैं, हवाई जहाज़ हैं, बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम है, और उनके पास एक अपना ड्रोन प्रोग्राम भी है। जबकि वेनेजुएला की जो फ़ौजी ताकत है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, उनके पास सिर्फ 1,09,000 फ़ाल फ़ौजी हैं, 1 लाख रिज़र्व एहलकार हैं और 228 एयरक्राफ्ट्स हैं, जिनमें 24 के करीब MK फ़ाइटर जेट हैं, 16 F-16 त्यारे भी हैं उनके पास, 172 टैंक हैं, और जो उनका जो मिसाइल सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा वो इतना फ़ाल नहीं है। और ये जो गिरफ्तारी हुई है वेनेजुएला के प्रेसिडेंट की, इसके बारे में जो टाइम्स ऑफ इज़राइल है, टाइम्स ऑफ इज़राइल की एक स्टोरी जो है वो बड़ी अहम है। टाइम्स ऑफ इज़राइल ने अपनी स्टोरी में ये कहा है कि विद वेनेजुएला रेड ट्रम्प फायर्स अ मैसेज टू ईरान एंड हमास, विल दे लिसन। तो ये बड़ी अहम बात है कि जो इज़राइली अखबारात हैं, टाइम्स ऑफ इज़राइल के अलावा भी बहुत से जो इज़राइली अखबारात हैं, वो ये समझते हैं कि ये जो वेनेजुएला के ख़िलाफ़ जो डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऑपरेशन किया है, ये सिर्फ ईरान को मैसेज नहीं दिया गया, बल्कि ये हिजबुल्लाह और हमास को भी एक मैसेज दिया गया है। क्योंकि माजी में ये जो वेनेजुएला और इज़राइल के ताल्लुकात हैं, इसमें काफ़ी कशीदगी रही है, और ये कशीदगी पैदा हुई थी जब ह्यूगो शावेज़ वेनेजुएला के प्रेसिडेंट थे। तो 2006 में जब लेबनान पर इज़राइल ने हमला किया था, तो उन्होंने इज़राइल के साथ अपने सफारती ताल्लुकात सस्पेंड किए थे। लेकिन जब 2009 में इज़राइल गज़ा पर हमला किया और मासूम औरतों और बच्चों को शहीद किया, तो उसके बाद ह्यूगो शावेज़ ने 2009 में इज़राइली एम्बेसडर को वेनेजुएला से निकाल दिया था और दोनों ममालिक के ताल्लुकात ख़त्म हो गए थे। और उसके बाद से इज़राइल ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि जो वेनेजुएला है वो हिजबुल्लाह और हमास दोनों को सपोर्ट करता है। तो ये जो सारी सूरत हाल है, इसमें अब टाइम्स ऑफ इज़राइल समेत बहुत से जो इज़राइली अखबारात हैं वो बड़े इस पर खुश नज़र आ रहे हैं। लेकिन असल बात यह है कि वेनेजुएला के जो कुदरती वसाइल हैं वो हमें लग रहा है कि इस वक्त उन पर नज़र है डोनाल्ड ट्रंप की और अमेरिका की ऑयल कंपनियों और गैस कंपनियों की। क्योंकि ये अगर आपको मैं मुख्तसरन बताऊं कि वेनेजुएला के कुदरती वसाइल क्या हैं, तो इस वक्त वेनेजुएला जो है वो दुनिया में कुदरती वसाइल रखने वाला 10वां बड़ा मुल्क है। वेनेजुएला के पास 14 खरब डॉलर से ज़्यादा के कुदरती वसाइल हैं और दुनिया में सबसे ज़्यादा यानी कि 303 अरब बैरल तेल है वेनेजुएला के पास। रोज़ाना 10 लाख बैरल तेल निकलता है और 200 खरब क्यूबिक फुट कुदरती गैस है वेनेजुएला के पास। तो अब ये सवाल बड़ा अहम है कि अब वेनेजुएला पे तो हमला कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, वेनेजुएला के बाद डोनाल्ड ट्रंप के टारगेट कौन कौन से ममालिक हो सकते हैं, और ये जो उनके नए टारगेट्स हैं इसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप खुद अपनी ज़ुबान से इशारे दे चुके हैं, बल्कि बड़े वाज़ेह इशारे दे चुके हैं कि कहाँ कहाँ पर उनकी नज़र है, किस किस मुल्क को वो निशाना बना सकते हैं। तो आइए डोनाल्ड ट्रंप साहब की अपनी ज़ुबान से सुनते हैं कि उनका अगला टारगेट कौन कौन सा मुल्क हो सकता है। Iran is trying to build up again, and if they are, we're going to have to knock them down. We'll knock them down. We'll knock the hell out of them. We're going to keep Bagram, the big air base, that one of the biggest air bases in the world. We gave it to them for nothing. We're trying to get it back, by the way. Okay, that could be a little breaking news. We're trying to get it back. Colombia is very sick too, run by a sick man who likes making cocaine and selling it to the United States, and he's not going to be doing it very long, let me tell you. We need Greenland for national security, not for minerals. We need Greenland for national security. Cuba is a failing nation right now, very badly failing nation, and we want to help the people. तो ये आपने सुना कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो सिर्फ ईरान पे उनकी नज़र नहीं है, वो ईरान में भी रजीम चेंज चाहते हैं। वो इसके अलावा अफ़गानिस्तान का जो बगराम एयर बेस है उस पर भी उनकी नज़र है, यहाँ तक कि वो ग्रीनलैंड पे भी उनकी नज़र है। अच्छा, और जो ईरान के बारे में जो उनकी जो गुफ्तगू है उसको अगर आप देखें तो पहले भी जो ईरान पर 2025 में इज़राइल ने हमला किया तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की मदद की थी। और डोनाल्ड ट्रंप की एक जो आपको खसूसियत या खामी या उनका जो किरदार है उसका एक बड़ा ही
अहम पहलू है वो जो नज़र आता है आपको वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो मुज़ाकरात को भी एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, और ईरान के साथ वो मुज़ाकरात कर रहे थे लेकिन उन्होंने ईरान पर हमला कर दिया। इसी तरह और भी कुछ ममालिक हैं जिनके साथ वो मुज़ाकरात कर रहे थे, वेनेज़ुएला के साथ भी वो मुज़ाकरात करना चाहते थे और कुछ कोशिशें भी हुई थी लेकिन उन्होंने वेनेज़ुएला पे हमला कर दिया। तो अब वो ईरान में रजीम चेंज चाहते हैं, ये उनकी बड़ी पुरानी ख्वाहिश है। इस वक्त ईरान की सूरत हाल काफ़ी तशवीशनाक है, वहाँ पर मुख्तलिफ़ शहरों में मुजाहरे हो रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश है कि वो इन मुजाहरों के ज़रिए वहाँ पर रजीम चेंज करें। इत्तलात के मुताबिक अमेरिका ने और इज़राइल ने मिलकर ईरान में रजीम चेंज का एक मंसूबा तैयार कर रखा है। तो एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ईरान को टारगेट कर रहे हैं, दूसरी तरफ नेतन्याहू ने भी ईरान में रजीम चेंज के लिए राह हमवार करनी शुरू कर दिया और उन्होंने हाल ही में बराह रास्त अवामी जो ईरान के अवाम हैं, ईरान के आम लोग हैं, उनको मुखातिब किया है और उनकी अपनी ज़ुबान में यानी कि फ़ारसी ज़ुबान में कुछ अल्फाज भी इस्तेमाल किए हैं। नेतन्याहू ने अपनी ज़ुबान से ज़िंदगी और आज़ादी के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। ज़रा सुनिए वो क्या कह रहे हैं। But there's one thing Khamenei's regime fears more than Israel. You know what it is? It's you, the people of Iran. That's why they spend so much time and money trying to crush your hopes and curb your dreams. Well, I say to you this, don't let your dreams die. I hear your whispers. Women, life, freedom, zan, zandagi, azadi. Don't lose hope and know that Israel and others in the free world stand with you. तो आपने देखा कि नेतन्याहू जो हैं वो ईरानी अवाम को उनकी अपनी ही हुकूमत के ख़िलाफ़ भड़का रहे हैं और ये बड़ी ही तशवीशनाक बात है कि जो साल 2025 गुज़रा है, इस साल के दौरान सिर्फ अमेरिका, इज़राइल, भारत और दीगर ममालिक नहीं बल्कि दुनिया के बहुत से ममालिक जो हैं उन्होंने अरबों नहीं खरबों डॉलर जो हैं वो जंगी असला ख़रीदने पर ख़र्च किया है, असला इंपोर्ट किया है, किसी ने बनाकर बेचा है, ये खरबों रुपए का। और एक यूएन अंडर सेक्रेटरी हैं टॉम फ्लेचर, उनकी इस सिलसिले में एक स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है जो उन्होंने यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म पे दिया। ज़रा सुने वो क्या कह रहे हैं। The world spent $2.7 trillion on defense last year, on guns and arms, and I'm asking for just over 1% of that. The total global appeal could be fully funded if the global top 10% of earners, that's everyone earning over $100,000, gave just 20 cents a day. Tell that to the 87 million lives that we will set out to save next year, to those under the bombs, and to those who are losing most in a rules-free, transactional, violent world. तो ये अदाद शुमार आपको टॉम फ्लेचर ने बताए हैं, बड़े ही तशवीशनाक हैं। दुनिया जो है ऐसा लगता है कि अरबों और खरबों डॉलर का असला ख़रीद कर और बेच कर हमें और आपको तीसरी आलमी जंग की तरफ धकेल रही है। और ये जो तीसरी आलमी जंग है इसको अगर ये शुरू होती है तो इसको ख़त्म कौन करेगा, इसको बंद कौन करेगा, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब किसी के पास नहीं, क्योंकि इस वक्त दुनिया में इतना ज़्यादा असला है कि एक दफ़ा ये थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई तो इसको रोकना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन आप देखें कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन्होंने ये जो वेनेज़ुएला में किया है और उसके बाद वो ईरान में भी कुछ करना चाहते हैं, वो अफ़गानिस्तान में भी बहुत कुछ करना चाहते हैं, तो वो बैक वक्त मुख्तलिफ फ्रंट्स पे जंग की आग अगर भड़काते हैं तो इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होगा? इसका फ़ायदा पुतिन को होगा। और रूस जो है उसने पहले ही यूक्रेन पर हमला किया हुआ है, बहुत से यूक्रेन के इलाकों पे कब्ज़ा किया हुआ है और वो सिर्फ यूक्रेन नहीं बल्कि यूरोप के कुछ मज़ीद ममालिक पर भी कब्ज़ा कर सकता है। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर हमला किया तो फिर आप खुद सोचें कि पुतिन में और डोनाल्ड ट्रंप में क्या फ़र्क रह जाएगा। और अगर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अब वेनेज़ुएला के बाद यानी कि मिडल ईस्ट में और फिर ईरान में भी जंग की आग भड़का देते हैं तो दुनिया के मुख्तलिफ़ खितों में कशीदगी पैदा हो जाएगी, तो फिर हम किधर जाएंगे। और इसका फ़ायदा सिर्फ जो पुतिन है वो नहीं उठाएंगे बल्कि इसका फ़ायदा इंडिया का जो एक एक्सट्रीमिस्ट इंतहा पसंद वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी, वो भी इसका फ़ायदा उठा सकता है। वो कैसे उठा सकता है और इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान के लिए क्या क्या चैलेंजेस पैदा हो सकते हैं, इस पर बात करते हैं एक वक्फे के बाद।
कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला में जो एडवेंचर किया है, इस एडवेंचर के दुनिया की सियासत पर क्या असरात मुरतब होंगे और पाकिस्तान के लिए क्या क्या चैलेंजेस पैदा हो सकते हैं, और ट्रंप के इस एडवेंचर से कौन कौन क्या क्या फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकता है। तो सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप जो है, अब उनको ख़ुद भी यह पता चल गया होगा कि ये जो उन्होंने वेनेजुएला में किया है और जो कुछ वो अब ईरान में करना चाहते हैं, उसके नतीजे में दुनिया जो है वो अब उन पर बिल्कुल भी एतबार नहीं करेगी। और वो जो ख़ुद पहले एक पीस मेकर के तौर पे अपने आप को पेश करते थे, ही इज़ नो मोर अ पीस मेकर, अब उन पर वार मॉन्गरिंग का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और उनके अपने ही मुल्क में ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। और ये जो वेनेजुएला में उन्होंने एडवेंचर किया है, इसका अब सबसे ज़्यादा जो नुकसान होगा वो उनके गज़ा के अमन प्लान को होगा, क्योंकि ये जो उनका गज़ा का अमन प्लान है, इसके बारे में पहले ही बहुत से जो मुस्लिम ममालिक हैं जिनका ताल्लुक़ OIC के साथ था, उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे। डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते थे कि पाकिस्तान अपनी फ़ौज जो है वो गज़ा में अमन कायम करने के लिए भेजे, और जो उनका पीस प्लान है उसकी जो तफसीलात सामने आई हैं, उसमें साफ पता चल रहा था कि वो एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फ़ोर्स के नाम पर वहाँ पे मुख्तलिफ़ ममालिक की फ़ौज को भेजेंगे और वो हमास को डिसआर्म करेगी, हमास को गैर मुसल्लह करेगी। जो काम इज़राइल की फ़ौज पिछले 2-2.5 साल में नहीं कर सकी, डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि वो काम पाकिस्तान और बांग्लादेश और कुछ दीगर मुस्लिम ममालिक की फ़ौज करे। तो इसलिए पाकिस्तान जो है उसने ये एक स्टेटेड पोजीशन ली हुई है कि फ़िलहाल हम अपनी फ़ौज जो है उसको गज़ा नहीं भेज रहे, क्योंकि हम हमास को गैर मुसल्लह करने का जो मंसूबा है इस पे अमल दरामद नहीं कर सकते। तो एक तो पाकिस्तान जो है वो अपनी फ़ौज गज़ा भेजने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन ये जो हाल ही में इज़राइल की तरफ से सोमाली लैंड को एक ख़ुद मुख्तार रियासत के तौर पर तस्लीम किया गया है, इसके पीछे भी डोनाल्ड ट्रंप की हमायत और मदद शामिल थी, क्योंकि सोमाली लैंड के जो रहनुमा हैं वो अमेरिका के भी कांटेक्ट में थे, और अमेरिका और इज़राइल ये चाहते हैं कि जो गज़ा के फ़लस्तीनी हैं उनको गज़ा से निकाल कर सोमाली लैंड में बसाया जाए, बड़े बड़े कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में उनको कैद कर दिया जाए, और फिर जो गज़ा है उसकी तामीर नौ के नाम पर उसको इनडायरेक्टली इज़राइल के हवाले कर दिया जाए। तो एक तो सोमाली लैंड का जो इशू है उसकी वजह से पहले ही तहफ़्फ़ुज़ात पैदा हो गए थे, लेकिन अब वेनेजुएला पर जो हमला हो गया और उनके प्रेसिडेंट को वहाँ से गिरफ़्तार करके इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी करते हुए अमेरिका लाया गया, और अब खुल्लम खुला डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की तरफ से न सिर्फ ईरान जो है उस पर हमला करने के अज़ाइम जो हैं उनका इजहार किया जा रहा है, बल्कि मेक्सिको, कोलंबिया और बहुत से जो दीगर ममालिक हैं जिनकी निशानदही हमने अभी थोड़ी देर पहले की है, डोनाल्ड ट्रंप साहब के बहुत से बयानात मौजूद हैं। तो ये डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो दुनिया को एक तीसरी आलमी जंग की तरफ धकेल रहे हैं, और जो सबसे बड़ी कैजुअलिटी है उनके वेनेजुएला के एडवेंचर की, वो कैजुअलिटी बन गया है गज़ा का अमन प्लान। और अब फ़र्ज़ करें खुदा न खास्ता डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो नेतन्याहू के साथ मिलकर अगर ईरान पर भी कोई हमला करते हैं, वहाँ पर भी रिजीम चेंज की कोशिश करते हैं, तो उसका क्या नतीजा होगा। इंटरनेशनल मीडिया में बहुत सी खबरें आ रही हैं, ये भी खबरें आ रही हैं कि ईरान के जो बहुत से अहम रहनुमा हैं उन्होंने अपना मुतबादल बंदोबस्त कर लिया। जिस तरह शाम के जो साबिक सदर थे बशारुल असद, वो शाम से फ़रार होके रूस चले गए थे, तो हो सकता है कि जो ईरान की जो लीडरशिप है वो अगर उन पर बहुत बड़ा हमला होता है या रजीम चेंज ऑपरेशन होता है तो वो भी रूस चले जाएं। लेकिन फ़िलहाल जो ईरानी क़यादत है वो इस किस्म की तमाम ख़बरों की तरदीद कर रही है, और वो ये कह रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान को वेनेजुएला मत समझे, और अगर ईरान में वेनेजुएला जैसा कोई रजीम चेंज ऑपरेशन करने की कोशिश हुई तो जो ईरान की तरफ से शदीद मुज़ाहमत की जाएगी। और ज़ाहिरी बात है कि वेनेजुएला के पास बहुत कम फ़ौजी ताकत थी, ईरान के पास काफ़ी ज़्यादा फ़ौजी ताकत है। लेकिन अगर ईरान पर भी हमला होता है और एक और जंग ईरान में शुरू हो जाती है,
तो ये तो जंग जो है ये बिल्कुल पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब होगी, तो सिर्फ पाकिस्तान के लिए बहुत से चैलेंजेस पैदा नहीं होंगे, बल्कि इस जंग के बायस पूरा मिडल ईस्ट बल्कि यूरोप जो है उसके लिए भी बहुत से मसाइल पैदा हो सकते हैं। क्योंकि अगर ईरान पर हमला होता है तो जो सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम पैदा होगा वो ये होगा कि बहुत से जो ईरानी हैं वो रेफ्यूजीज़ बनकर मुख्तलिफ ममालिक में पनाह हासिल करने की कोशिश करेंगे। अभी ईरान से अफ़गान मुहाजिरीन को निकाला जा रहा है। हो सकता है कि अगर ईरान पर हमला हो जाए तो ईरान के लोग जो हैं वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में पनाह हासिल करने की कोशिश करें। बहुत से जो ईरानी हैं वो मिडल ईस्ट के ममालिक में जाने की कोशिश करेंगे और कुछ जो हैं वो तुर्की और कुछ यूरोपीय ममालिक हैं वहाँ पर भी जाने की कोशिश करेंगे। तो ये जो पहले ही दुनिया यूक्रेन में एक बहरान के बायस परेशान थी और अब एक बहरान जो है वो वेनेज़ुएला में पैदा हो गया है। एक जंग जो है वो इजराइल ने छेड़ रखी है गज़ा में, और अगर अब तीसरी जंग चौथी जंग जो है वो ईरान में शुरू हो जाती है और फिर पांचवी जंग अफ़गानिस्तान में शुरू हो जाती है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब को बगराम भी चाहिए, वो कहते हैं जी को जो अफ़गानिस्तान में बगराम एयर बेस है मुझे वो भी चाहिए। तो ज़ाहिरी बात है कि अगर वो ईरान में रजीम चेंज ऑपरेशन करते हैं और फिर वो अफ़गानिस्तान पर भी उनकी नज़र है तो उनको पाकिस्तान की मदद भी चाहिए, तो वो पाकिस्तान से भी मदद हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो अगर पाकिस्तान जो है वो उनको फैसिलिटेट नहीं करता, पाकिस्तान उनकी मदद नहीं करता, जैसा कि पाकिस्तान ने गज़ा अमन प्लान के लिए अपनी फ़ौज को गज़ा भेजने से माजरत कर लिया, तो अगर पाकिस्तान ईरान में रजीम चेंज ऑपरेशन में भी ट्रंप साहब की मदद नहीं करता और फिर अफ़गानिस्तान में भी उनकी मदद नहीं करता तो ज़ाहिरी बात है ट्रंप साहब खुश तो नहीं होंगे। तो इस लिहाज से देखा जाए तो इस वक्त पाकिस्तान जो है उसके सामने तीन बड़े चैलेंजेस हैं। पहला चैलेंज है गज़ा का, और बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया है पाकिस्तान की हुकूमत ने, पाकिस्तान की रियासत के तमाम स्टेक होल्डर्स ने आपस में सलाह मशवरे के बाद फ़ैसला किया कि हमने फ़िलहाल गज़ा अपनी फ़ौज नहीं भेजनी। ये पहला चैलेंज था। और दूसरा चैलेंज बनेगा ईरान। अगर ट्रंप साहब जो हैं वो ईरान पर हमला करते हैं, वहाँ पर रजीम चेंज ऑपरेशन शुरू होता है तो वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा। और फिर अफ़गानिस्तान, अगर अफ़गानिस्तान पर भी ट्रंप हमला कर देते हैं तो ज़ाहिरी बात है उनकी कोशिश होगी कि अफ़गानिस्तान के मामले पर भी पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के साथ ताउन करे। तो पाकिस्तान अगर इन तीन मामलात पर अमेरिका के साथ ताउन नहीं करता तो फिर क्या होगा? ज़ाहिरी बात है डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उनके और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात आजकल बड़े खुशगवार हैं उस पर कोई मनफी असर भी पड़ सकता है, और पाकिस्तान के बहुत से दुश्मन हैं वो इसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश भी कर सकते हैं। तो पाकिस्तान जो पहले ही एक भारत की तरफ से प्रॉक्सी वॉर का शिकार है, उसके लिए बहुत से मसाइल पैदा हो सकते हैं। और इसमें एक बड़ा मसला ये होगा कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेज़ुएला पर हमला किया है और उसके बाद अगर वो ईरान पर भी हमला करते हैं तो ज़ाहिरी बात है इससे जो इंटरनेशनल लॉ है, जो यूएन चार्टर है, यूनाइटेड नेशंस का जो चार्टर है जो कि तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करता है दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक को कि आप एक दूसरे के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकते, एक दूसरे के ख़िलाफ़ ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेज़ुएला पर हमला किया इसमें तो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की ऑथराइजेशन है ही नहीं उनके पास। तो अगर अमेरिका जो है वेनेज़ुएला पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की ऑथराइजेशन के बगैर हमला कर सकता है तो वो कौन कौन से ममालिक हैं जो कि अमेरिका के नक्शे कदम पर चलने की पूरी कोशिश करेंगे और ये सुनहरी मौका हाथ से नहीं जाने देंगे? तो एक तो मुल्क है रूस, क्योंकि रूस जो है वो पहले ही यूक्रेन पर हमला कर चुका है और रूस जो है वो यूरोप के कुछ और भी छोटे छोटे ममालिक हैं उन पर भी उसकी नज़र है, वो वहाँ पर भी हमला करना चाहता है। लेकिन यूरोपीय ममालिक ने एक इत्तेहाद कायम करके और कुछ इक़्तिसादी पाबंदियाँ आयद करके रास्ता रोका हुआ है रूस का। दूसरा मुल्क कौन सा है जो कि अमेरिका के नक्शे कदम पर चलेगा? वो है जी इंडिया, भारत। और भारत के जो वज़ीर-ए-आज़म हैं नरेंद्र मोदी, वो बहुत खुले अल्फाज में ये धमकी दे चुके हैं, और उनका जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, वो बड़े खुले अल्फाज में ये धमकी दे चुका है कि हम आज़ाद कश्मीर जो कि पाकिस्तान के ज़ेर कंट्रोल और ज़ेर इंतज़ाम है 1947 से, तो वो बड़े खुले अल्फाज में कह चुके हैं कि जी हम आज़ाद कश्मीर पर भी हमला करेंगे। तो ये एक बड़ी ही तशवीशनाक बात है, ये एक और चैलेंज है पाकिस्तान के लिए
कि अगर डोनाल्ड ट्रंप को यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल नहीं रोकती और उन्होंने जो वेनेजुएला में जो किया है उसको उसके बाद उनकी कोई उनका एहतसाब नहीं होता और उनको रोका नहीं जाता और उसके बाद वो ईरान पर भी हमला कर देते हैं, तो फिर पुतिन भी बहुत कुछ करेंगे और फिर मोदी भी बहुत कुछ कर सकता है और उसको भी एक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आज़ाद कश्मीर पर हमले के हवाले से उसको भी एक जस्टिफिकेशन मिल जाएगी, एक एक्सक्यूज़ मिल जाएगा। बज़ाहिर पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की जो अफवाज हैं वो पहले भी भारत का जो मुकाबला बहुत कामयाबी के साथ कर चुके हैं, उसके दांत तोड़ चुके हैं, उसको मुंह तोड़ जवाब दे चुके हैं, आइंदा भी दिया जाएगा। लेकिन लगता यह है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप का रास्ता ना रोका गया, उनका हाथ ना रोका गया, तो सिर्फ पुतिन नहीं बल्कि मोदी भी कोई ना कोई जारहियत ज़रूर करेंगे। एक वक्फा लेते हैं और इस इशू पे मज़ीद बात करते हैं वक्फे के बाद। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। सबसे पहले एक दफ़ा फिर हम ट्रंप का एक स्टेटमेंट सुन लेते हैं, ताज़ा तरीन स्टेटमेंट है जिसमें वो मोदी के बारे में कुछ कह रहे हैं। ज़रा सुने वो क्या कह रहे हैं। They wanted to make me happy, basically. He wanted to. Modi's a very good man. He's a good guy. He knew I was not happy, and it was important to make me happy. They do trade, and we can raise tariffs on them very quickly, and it would be very bad for them. डोनाल्ड ट्रंप तंज़िया अंदाज में कह रहे हैं कि मोदी जो है उसने रूस से तेल ख़रीदना कम कर दिया है, वो दरअसल मुझे खुश करने की कोशिश कर रहा है, वो बड़ा अच्छा आदमी है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप साहब का एक तरीका है ब्लैकमेलिंग का। और पिछले साल मई के बाद से उन्होंने मोदी साहब के बारे में काफ़ी तंज़िया बयानात दिए हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता उनके लबो लहजे में तंज़ कम होता जा रहा है और वो मोदी साहब जो हैं उनके बारे में जो भी कहते हैं उस पर जो भारत में जो अपोजिशन जमातें हैं वो काफ़ी तनकीद करती हैं मोदी साहब पे कि जनाब आप उसको जवाब ही नहीं दे रहे। तो मोदी साहब की जो खामोशी है ट्रंप के बारे में ये बड़ी मैनी खेज़ है। हम ये नहीं कह सकते कि जनाब वो दुबक के बैठे हुए हैं, क्योंकि मोदी साहब का जो ताल्लुक़ है वो आरएसएस के साथ है और आरएसएस की जो आइडियालॉजी है वो सबको पता है। और आरएसएस जो है वो ये समझती है कि अखंड भारत के नाम पर उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव और भूटान को नहीं बल्कि अफ़गानिस्तान को भी उन्होंने हड़प करना है। तो उनकी पार्लियामेंट में जो अखंड भारत का नक्शा लटका हुआ है उसमें पाकिस्तान भी है, अफ़गानिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है। तो उनके बड़े जारहाना एक्सपेंशनिस्ट किस्म के तोसी पसंदाना अज़ाइम हैं और वो ढके छुपे अज़ाइम नहीं है, पूरी दुनिया को उसका पता है। तो क्योंकि आज 5 जनवरी है और 5 जनवरी की कश्मीर के हवाले से बड़ी अहमियत है, तो मैं पहले आपको बताऊंगा कि 5 जनवरी की कश्मीर के हवाले से क्या अहमियत है। 5 जनवरी 1949 को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने एक करारदाद पास की थी कि कश्मीरी अवाम आज़ादाना, मुनसिफाना और गैर जानबदाराना इस्तिस्वाब राय के ज़रिए अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला खुद करेंगे। और ये वादा जो है ये 7 दहाइयाँ गुजरने के बावजूद आज तक वफ़ा नहीं हुआ। 1998 से अब तक 96,481 कश्मीरी शहीद हो चुके हैं, 1,80,000 गिरफ़्तार हैं, 1,10,562 मकानात जो हैं वो तबाह हो चुके हैं, 22,991 ख़वातीन बेवा हैं, हाफ विडोज़ इनको कहते हैं, 1,08,000 बच्चे यतीम हो चुके हैं। मकबूजा कश्मीर में आज़ादी इज़हार पर मुकम्मल पाबंदी है। VPN का इस्तेमाल करने वाले तकरीबन 800 अफराद के ख़िलाफ़ हानिया दिनों में कार्रवाई की गई। और इस जुमे को जो मीर वाइज़ उमर फ़ारूक हैं उनको जामिया मस्जिद श्रीनगर में जुमा की नमाज भी नहीं पढ़ाने दी गई, ना पढ़ने दी गई और उनको उनके घर पे नज़रबंद कर दिया गया है। तो ये है मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल। तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने वेनेजुएला में किया है इसका फ़ायदा पुतिन जो हैं वो यूक्रेन में उठाएंगे और ख़दशा है कि नरेंद्र मोदी यही जो तोसी पसंदाना अज़ाइम हैं इनकी तकमील के लिए यही कुछ मकबूजा जम्मू कश्मीर में भी ऑलरेडी कर रहे हैं और वो आज़ाद कश्मीर के जो आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर और ख़ास तौर पर जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वहाँ पर कोई ना कोई जारहियत कर सकते हैं, कोई ऐसा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकते हैं जिसको बुनियाद बनाकर वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी जारहियत कर सकते हैं और आज़ाद कश्मीर में भी जारहियत का कोई ना कोई वो बहाना ढूंढने की कोशिश करेंगे। और ये जो बहाना है
ये डोनाल्ड ट्रंप ने जो वेनेजुएला में किया है उसके बाद मोदी साहब जो हैं वो इसी किस्म की कोई कार्रवाई करके तो कहेंगे जी कि अगर डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला में कर सकता है और इजराइल जो है वो अगर गज़ा में कर सकता है और फिर दोनों मिलकर ये सब कुछ ईरान में कर सकते हैं, तो इंडिया जो है वो आज़ाद कश्मीर में ये सब कुछ क्यों नहीं कर सकता। तो इस लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान जो है उसको बहुत से चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान ने मई 2025 में भी भारत को इबरतनाक शिकस्त दी थी। अगर आइंदा भी भारत ने किसी जारहियत का इर्तिकाब किया तो पाकिस्तान एक दफ़ा फिर भारत को नाको चने चबवा सकता है। लेकिन ये जो बदलती हुई आलमी सूरत हाल है इसमें बहुत ज़रूरी हो गया है कि जो पाकिस्तान की हुकूमत और अपोजिशन है वो अपने मामले उसमें मुकालमे के ज़रिए, डायलाग के ज़रिए उनमें थोड़ा ठहराव लेके आए, उसमें थोड़ी सी इस्तेहकाम लेके आए। क्योंकि आप देखें कि 2000 किलो बारूद कराची से पकड़ा गया है, 2000 किलो बारूद। तो ये 2000 किलो बारूद जो है ये पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में अगर तबाही फैलाने के लिए लाया गया है तो ज़ाहिरी बात है इसके पीछे पाकिस्तान के दुश्मन होंगे जो पाकिस्तान में खाना जंगी चाहते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, हुकूमत और अपोजिशन जो हैं वो एक दूसरे के साथ इख्तलाफ ज़रूर करें, लेकिन अपने सियासी इख्तलाफ को जो एक कबायली जंग बना दिया गया है ये कोई अच्छी बात नहीं है। और इसे स्पीकर नेशनल असम्बली सरदार याद सादिक साहब जो हैं उनको चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को कोई किरदार अदा करना चाहिए। और ये जो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इख्तलाफ तो कभी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन ये ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं होनी चाहिए कि जब कोई गैर मुल्की ताकत पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेहकाम पैदा करने की साजिश करे, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई ऐसा मंसूबा बनाए जैसा मंसूबा डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के लिए बनाया, तो पाकिस्तान के अवाम उसका मुत्तहिद होकर मुकाबला करें। पहले भी मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, मई 2025 में जो पाकिस्तान और भारत की जंग हुई थी तो उसमें हुकूमत और अपोजिशन ने अपने इख्तलाफात जो हैं वो पसे पुष्ट डालकर भारत के ख़िलाफ़ एक सीसा पिलाई हुई दीवार का किरदार अदा किया। लेकिन मई 2025 के बाद से अब तक अगर हम देखें तो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो इख्तलाफ है वो नफ़रत की तमाम रेड लाइन्स को अबूर कर चुका है, सियासी तकसीम बहुत बढ़ गई है। तो इस सूरत हाल में हमें ये ज़रूरत महसूस होती है कि हम पाकिस्तान के अंदर दाखिली इस्तेहकाम पैदा करें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पैदा करें। और ये जो 2000 किलो बारूद कराची से पकड़ा गया है ये हम सब के लिए एक वेकअप कॉल है। और हमें पता होना चाहिए कि दुश्मन जो है वो सिर्फ़ अब बलूचिस्तान में और सिंध में नहीं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा में भी और पंजाब में भी दहशतगर्दी की कोशिश कर रहा है। पंजाब में भी बहुत से दहशतगर्द पकड़े जा चुके हैं। तो ये जो सारे मामलात हैं इस पर हमें चाहिए कि हुकूमत और अपोजिशन की जो क़ियादत है वो मिल बैठकर कम से कम जो सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं उस पर एक इत्तेफाक राय पैदा करे। और अगर सिक्योरिटी इश्यूज़ पे इत्तेफाक राय पैदा होगा तो यकीनन उसमें से ऐसे रास्ते निकलेंगे जो पाकिस्तान में एक सियासी इस्तेहकाम पैदा करने का भी बायस बन सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।